हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी योर स्टडी में, जहां मैथ सीखना होगा आसान और मज़ेदार। आप लोग को क्लास 12 की मैथमेटिक्स बहुत कठिन लगती होगी, क्यों बच्चों, लगती है ना। तो आपको एक डर भी बना रहता है कि सर 12th आ गया है, मैथ बहुत कठिन है, कैसे करेंगे, नंबर कैसे स्कोर होगा। तो बच्चों बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यहाँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर, जो भी आप समझना चाहते हो यहाँ पर खड़ा है। आपको पूरे 12th की मैथ बहुत ही इजी तरीके से, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। तो हमारा 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे क्लास 12th में तो काम आता ही है, और प्लस जो हम अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे बैठते हैं, जैसे कि जेई के एग्ज़ाम में बैठते हैं या एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैट्रिसेस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छा वेटेज, आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो एक बार आपको मैट्रिक्स समझ में आ गई ना, तो मैट्रिक्स क्लियर हो गई आपको, तो बिल्कुल समझ लो कि आपकी 12th की जर्नी बहुत ही ईजी हो गई। तो चलो मैट्रिक्स चालू करते हैं और मैट्रिक्स को बहुत ही ईजिली तरीके से पढ़ते हैं, और उसका हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। आपको क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर बैठे हो ना। चलो कॉपी पेन निकाल लो और समझते जाओ मैट्रिसेस क्या होता है और लिखते जाओ, क्योंकि मैथ में खाली वीडियो देखना कोई काम नहीं आता है। वीडियो तो देख लोगे फिर कल भूल जाओगे, कॉपी में लिख के रखोगे ना, तो कल उठा के देखोगे तो वो आपको रिवीजन होता रहेगा। इसलिए कॉपी पेन उठा के रखिए और साथ में पढ़िए मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, चलो हमें देखो पहले मैट्रिसेस में पढ़ना क्या क्या है इसको समझ लेते हैं। मैट्रिसेस में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बाद उसका ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये तीन चीज़ हमारी क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। ये तीन चीज़ हमारा अंडरस्टैंडिंग है। इससे हम ये तीन टॉपिक से समझेंगे कि मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, मैट्रिक्स क्या होती है बेसिकली। ठीक है, फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये जो तीन टॉपिक है ना, ये तीन टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं तीन टॉपिक से आते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से आते हैं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स से आते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से आते हैं। ये तीन टॉपिक हमारे 12th के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी बचा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक, और तीसरा है इन्वर्टिबल। ये जो है, ये जो दो मैट्रिसेस हैं, ये हमारे जेई मेन और एनडीए के मोस्ट फेवरेबल टॉपिक्स हैं। मोस्ट फेवरेबल टॉपिक्स मतलब इन दो टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हमें पूरा ये सब लेके ही आज एक वीडियो में ख़त्म कर देना है। इसके बारे में हम लोग को समझ लेना है क्या होता है, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, जिससे तुम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक, मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। पहले मैट्रिक्स क्या होता है। तुम लोग बेटा जाते होगे बाजार, मम्मी एक वो रसीद देती होंगी कि उसमें जैसे कि तुम्हारे एक तुमने पेपर ले लिया होता है। ठीक है, पेपर दे दिया मम्मी ने कि बेटा सामान लिख लो, राशन लिख लो घर का। तो तुमने लिख लिया, दाल लिख ली 2 किलो, ठीक, चीनी लिख ली 3 किलो, ऐसे डैश 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 लिखते चले जाते हो, है ना, लिखते चले जाते हो। तो उसमें क्या होता है ना कि वहाँ पे जब जाते हो ना तो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती होगी। इसी के लिए मैट्रिसेस बनाएगी। मैट्रिसेस क्या होती हैं, मैट्रिसेस देखो कि जैसे कि एक डिज़ाइन बनाएगी, मैट्रिक्स बनाने में एक डिज़ाइन बनाई गई, ये ऐसे एक डिज़ाइन बना दी गई। ठीक है, डिज़ाइन मतलब दो बॉक्स बना दिए गए डिज़ाइन, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिख दिए गए ABCD। जैसे मेरे इसमें 4 एलिमेंट लिख दिए, अब ये क्या हो गई, मैट्रिसेस हो गई। समझ रहे हो, मैट्रिसेस मेन इसलिए यूज़ होता है, जैसे कि अभी तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बहुत ही ईजिली कर लेते हैं, लेकिन जब आप आगे जाएंगे ना कुछ कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्वेश्चन आते रहता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए ही मैट्रिक्स यूज होती है। आगे हम अभी पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, उसमें लीनियर इक्वेशन आप दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेते थे आपस में। ठीक है, अब कहीं 3 आ गई, कहीं 4 आ गई, तो वहाँ पे कैसे किया जाएगा, तो वहाँ पे ही मैट्रिक्स यूज होगी। और आगे चलोगे,
आप ग्रेजुएशन में जाओगे, वहाँ भी बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे, उसको भी सॉल्व करना होगा, तो वो सब मैट्रिक्स से ही सॉल्व होंगे। तो मैट्रिक्स समझ गए। पहले देखो मैंने कोई डिज़ाइन बना दी, 2 डिज़ाइन बना दी, उसके अंदर कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। देखो हमें या तो मैट्रिक्स ऐसी लिखी हुई मिलेगी या तो फिर ऐसी लिखी हुई मिलेगी। ये 2 तरीके से ही मैट्रिक्स लिखी जाती है, समझ में आया। इसके अंदर भी ऐसे ही एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर भी ऐसे ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। या तो मैट्रिक्स तुम्हें ऐसी लिखी हुई मिलेगी या तो ऐसी लिखी हुई मिलेगी। और एग्जांपल समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। देखो तुम लोग जाते हो कि रेलवे स्टेशन जाते हो ना, रेलवे स्टेशन में क्या होता है कि जो बोर्ड लगा रहता है वहाँ पे, जहाँ आप लोग ट्रेन देखते हो कि ये गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पे इतने बजे आ रही है, देखते हो ना, तो वो मैट्रिक्स के कारण ही देखते हो। आप लोग मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, वो भी एक मैट्रिक्स के कारण ही देख रहे हो। अगर मैट्रिक्स यूज़ हो रही है मोबाइल में या कहीं भी आपकी डेली लाइफ में मैट्रिक्स यूज़ हो रही है, तो जो भी आप लोग देख रहे हो वो सिर्फ मैट्रिक्स के कारण ही देख रहे हो, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होती है, किसी डाटा को सिस्टमैटिक रूप से अरेंज करने को मैट्रिक्स बोलते हैं। बस इतना सिंपली समझ लो, किसी डाटा को सिंप्लीफाइड तरीके से दिखाने में को मैट्रिक्स समझते हैं। आओ आगे समझते हैं क्या होता है। इतना क्लियर हो गया सबको। अब मैट्रिसेस, एक और एग्जांपल मैट्रिसेस का लेते हैं। जैसे ये लिखा है, राम गॉट 60 मार्क्स इन मैथ्स, 90 मार्क्स फिजिक्स और 70 मार्क्स केमिस्ट्री। देखो कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ना, ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। तो वही चीज़ हमने की, हमने उसको टैबुलर फॉर्म में लिख लिया। टैबुलर फॉर्म में लिखने का कारण क्या है कि 3 बच्चे थे, 3 बच्चों का मैंने नाम लिख दिया, मैथ्स में उनको कितने नंबर मिले, फिजिक्स में कितने मिले, केमिस्ट्री में कितने मिले, ये तीनों नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिए, तीनों सब्जेक्ट के। अब ये आसान हो गया ना लिखना। ये राम कहानी लिखी रहती है, कौन पढ़ता है आजकल, कोई नहीं पढ़ता है, सब सिंपली फॉर्म में देखते हैं, सिंपलेट फॉर्म में। तो सिंपलेट फॉर्म में क्या होता है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, समझ गए, दिख रहा है ना सबको। राम को 60 मिले मैथ में, 90 मिले फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 70 मिले। यहाँ पे इतना बड़ा लिखा था, मैंने बस इतना लिख दिया, हो गया, समझ में आ गया। मैट्रिसेस क्या होती हैं। अब चलो मैट्रिसेस की डिफिनीशन देखते हैं एक बार, क्या होता है, पढ़ लो सब लोग। क्या लिखा है, अ मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरे। कि कोई भी, जैसे मैंने अभी तुम लोग को बताया था कि 2 बॉक्स बना दिए, 2 बॉक्स के अंदर कोई नंबर रख दिए, या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो रेक्टेंगुलर होगा। स्क्वायर मतलब 4 एलिमेंट, रेक्टेंगुलर मतलब 6 एलिमेंट, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर के हिसाब से दिख रही है, समझ रहे हो। ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये स्क्वायर शेप है। यही मैट्रिसेस होती हैं, बस इतनी डिफिनीशन याद करनी है आपको। कॉपी किताब उसमें बुक में बहुत बड़ी बड़ी डिफिनीशन मिल जाएगी, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। बस इतना छोटा सा पढ़ना है, इतने छोटे से तुम्हारी मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगी। मैट्रिक्स के बारे में जान जाएंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। क्या होता है एक बार फिर पढ़ लो। मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरे, ठीक। अभी ये अरे सर क्या आ गया नया, ये अरे क्या होता है। अरे अभी तुम लोग आगे जाओगे ना ग्रेजुएशन में तो पढ़ोगे कि अरे क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता है कि जैसे कि ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने एलिमेंट रख दिए, वही अरे है, बस इतना समझ लो। अभी आगे जाओगे तो अरे का पूरा डिफिनीशन तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक, समझ गए। अब आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आराम से, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि मैंने एक बॉक्स बनाया था ABCD, उसके अंदर मैंने ये एलिमेंट 4 रखे थे, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट रखे थे वो मैंने किस हिसाब से रखे थे वो देखते हैं। बच्चों देखो ध्यान से, जो लेटी हुई लाइन होती है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है। जो लेटी हुई लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जो खड़ी हुई लाइन होती है, जैसे AC है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम। ये मेरा कॉलम हो गया और ये मेरा रो हो गया, समझ गए। ये रो है और ये कॉलम है। यहाँ पे देखो बना हुआ है फिगर, क्या है, ये मेरा रो है, ये देखो दिया गया है ROWS रोज, और ये क्या है, कॉलम्स है। समझ में आया, समझ में आ गया बच्चों, कैसे कि रो बताई गई, कैसे कॉलम बताया गया।
अब देखो ये हमारी रो हो गई, ये हमारा कॉलम हो गया। जो खड़े हुए होते हैं वो कॉलम होते हैं, जो सोए हुए होते हैं वो रो होते हैं। आप एक तरीके से आप समझ सकते हो, जो सोता है वो रोता है, जो सोता है वो रोता है। रोने से आप लोग समझ याद रहेगा आप लोग को कि रो मतलब रो रहा है, जो सोता है वो रोता है, और जो खड़ा है मतलब घर किस पे खड़े होते हैं, कॉलम में खड़े होते हैं, कॉलम में ही खड़े होते हैं ना, पिलर में, तो वही है कॉलम। खड़ा हुआ कॉलम है, सोया हुआ रो है। अब इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है। तो हमारे पास कितनी रो है पहले ये देखते हैं, हमारे पास कितनी रो है। ये एक R1 रो है, ये R2 रो है, ठीक है, ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 2 हो गया। मतलब हमेशा ऑर्डर हम लिखते हैं, जो ऑर्डर लिखते हैं m इंटू एन, m इंटू एन जहाँ लिखा मिले तो मेरे, तो वहां पे क्या होगा, ऑर्डर होगा। जहाँ पे तुम्हें m इंटू एन लिखा मिले वहां पे क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो ये क्या आपने देखा था कि ऑर्डर क्या होता है, m इंटू एन होता है। और एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर हम ऑर्डर लिख रहे हैं, ठीक है, हम अगर ऑर्डर लिख रहे हैं तो उसको कैसे लिख रहे हैं, r इंटू सी, मतलब r पहले आ गया, c बाद में आ गया। हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है, हमें c इंटू आर नहीं लिख देना है। c इंटू आर लिखोगे गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, r इंटू सी, मतलब रो इंटू कॉलम। पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, ठीक है, पहले रो फिर कॉलम। अभी तुम लोग छोटे क्लास में हो तो तुम लोग के क्लास में मॉनिटर होता है, ठीक है। अभी जब बड़े क्लास में जाओगे तो वहाँ पे CR होगा। CR मतलब क्या होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम लोग के उसमें मॉनिटर सगा नहीं होता ना तुम्हारा, टीचरों को जाकर तुम्हारी खबर दे देता है कि सर ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, ठीक है, वैसे ही CR होता है। जाके तुम्हारे उसको मतलब जो तुम्हारा वो होगा HOD होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, उसको जाके बता देता है हर चीज़। तो वही चीज़ मतलब CR किसी का सगा नहीं होता, इसलिए CR को निगलेक्ट करना है, समझ रहे हो। CR किसी का भी सगा नहीं होता है, इसलिए CR कभी नहीं लिखना है, RC लिखना है। RC मतलब R इंटू सी, रो कॉलम, ठीक है, समझिए। ऑर्डर कभी भी लिखना होगा तो रो इंटू कॉलम लिखोगे। कैसे लिखोगे, जितनी रो है उसको पहले लिखेंगे और जितने कॉलम है उसको बाद में लिखेंगे, R इंटू सी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 2, ठीक है, 2 रो थी 2 कॉलम थे। अब 2 रो अगर 2 कॉलम है, इसका अगर हम एलिमेंट भी निकाले तो 4 ही तो आएगा ना। अंदर 4 एलिमेंट है, ABCD, समझ गए। ऑर्डर समझ गए सब लोग। चलो अब इसके बाद चलते हैं, ऑर्डर सबको क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर इन द 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एक चार्ट दिया गया है, ठीक है, इसमें पहला दूसरा तीसरा, इसमें कितने वर्कर्स हैं, इसमें कितने वर्कर्स हैं, वुमेन वर्कर कितनी है, मेन वर्कर कितने हैं। हमें क्या बताना है कि एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है, ठीक। हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था ये क्या होती हैं और ये क्या होता है, पहले इसको समझो। ये हमारा होता है रो और ये हमारा होता है कॉलम, ठीक है। हम ऐसे मैट्रिक्स बनाएंगे कि हमारी 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। चलो बनाते हैं। हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे कि हमारे पास 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो 3 रो देखने के लिए पहला एलिमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं 30 और 25, ठीक है, 25 और 31। उसके बाद ले लेंगे 27 और 26। हमने ऐसे एलिमेंट लिख दिए। अब देखते हैं, रो है इसमें 3, पहली रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो हो गई। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, पहले मेरे पास 3 रो मिल गई। अब देखो 2 कॉलम है, जी सर है,
कॉलम 1 और ये दूसरा कॉलम 2, 2 कॉलम है। अब यहाँ पे आगे मैंने लिख दिया 3 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया मेरा मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बना? 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया। कैसे बना? यहाँ पे देखो दिए गए थे मेन वर्कर पहले फर्स्ट फैक्ट्री में कितने हैं और वुमेन वर्कर कितने हैं, दूसरी फैक्ट्री में मेन वर्कर कितने हैं और वुमेन वर्कर कितने हैं, तीसरे फैक्ट्री में सब दिया गया था यह डाटा। बस उठा के मुझे यहाँ मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा देना था। समझ गए ना? बस यही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। हमें ऑर्डर पहले से पता था, 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर था, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना था, मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया बच्चों? चलो आगे चलते हैं। चलो सब लोग नोट डाउन कर लो पहले, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब क्या बोल रहा है कि हमें मैट्रिक्स बनानी है 3 क्रॉस 4 की, जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से दिए गए हैं, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। चलो मैट्रिक्स बनाते हैं। 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स मतलब 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स मतलब 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे, ठीक। तो पहले 3 रो 4 कॉलम की मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग, जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम हो, ठीक है। पहला A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। बन गया? 3 रो है मेरे पास, R1, R2 और ये R3। कॉलम है 4, एक कॉलम 1, एक कॉलम 2, एक कॉलम 3, एक कॉलम 4, ठीक है ना। 4 कॉलम है और 3 रो है। ये बन गया 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स बन गई। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट दिए गए हैं कि हमें ऐसे ही एलिमेंट निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? ये तुम्हें दिख रहा है A11, A12, A13, A14। ये जो दिख रहा है A11 क्या होता है? पहला रो और पहला कॉलम, ठीक। ये क्या है? पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो और चौथा कॉलम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ हमें दिया गया है, आइडेंटिटी दी गई है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, ये दिया गया है। अब यहाँ पर आई जे क्या है? ये आई है और ये जे है, ठीक। ये आई है और वो जे है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A11 1 प्लस 1, मेरे पास क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। A11 क्या आ गया? 2 आ गया। उसके बाद A12 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक। अब A13 लेना है, A13 कितना हो गया? 1 प्लस 3 हो गया मेरे पास 4। उसके बाद A14 ले लिया, 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। पहली रो के मेरे पास सारे एलिमेंट आ गए, 2 3 4 5। समझ में आया कैसे निकल के आया? फिर से मैं बता देता हूँ। देखो A11, A12, A13, A14 में ये मेरे पहली रो के एलिमेंट है, ठीक। यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे निकालना था। आई क्या था? ये था, और जे क्या था? ये था, ठीक है, ठीक। आई प्लस जे निकालना था, आई में 1 रख दिया, जे में फिर 1 रख दिया, ठीक। उसके बाद A12 निकालना था। A12 में क्या था? आई मेरा 1 था और जे मेरा 2 था, ठीक। I13 निकालना था, आई मेरा 1 था और जे मेरा 3 था। ऐसे ही निकालते चले जाएंगे। अब चलो A21 निकाल लो, ये मेरी पहली रो निकल गई। अब दूसरी रो निकालेंगे। A21 2 प्लस 1 3, A22 2 प्लस 2
हो गया मेरे पास 4, A23 हो गया मेरे पास 5, फिर A24 हो गया मेरे पास 6। दूसरी रो भी निकल आई। अब तीसरी रो निकालते हैं। A31 3 + 1 हो गया मेरे पास 4, A32 हो गया 5, A33 6, A34 हो गया मेरे पास 7। मेरे पास तीनों रो के और चारों कॉलम के नंबर आ गए, एलिमेंट्स आ गए। अब इसको हम क्या, एक मैट्रिक्स बना देंगे। यही एलिमेंट हम यहाँ रख देंगे। अब देखो A11 ये जो है यहाँ पे क्या रखना है, मुझे 2 रखना है, ठीक है। A12 ये जो A12 है यहाँ पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है, ठीक है। A14 की जगह 5, A13 की जगह क्या रखेंगे हम, 4 रखेंगे, ठीक है। A14 की जगह 5 रख देंगे। हमारे पहले रो के एलिमेंट मुझे मिल गए, ठीक। अब क्या करेंगे, दूसरी रो के एलिमेंट रखेंगे, फिर तीसरी रो के एलिमेंट रखेंगे। दूसरी रो के एलिमेंट क्या थे, 3 था, 4 था, 5 था और 6 था, ठीक। उसके बाद क्या था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था। देखो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, रो और कॉलम में तुम लोग को मिसमैच ना हो जाए, ठीक है। याद रखना रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और कॉलम मुझे मिल गए, 4 कॉलम मिल गए। तो मेरा क्या, एक 3x4 का मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। 3x4 का मैट्रिक्स मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया। यही क्वेश्चन में करना था। पहले हमें एक ऐसे मैट्रिक्स बना लेनी थी, ठीक है। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं फिर समझ लो। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, ठीक। इसको पढ़ते हैं। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, ठीक। इसको क्या पढ़ेंगे, थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो दूसरा कॉलम, थर्ड रो तीसरा कॉलम, थर्ड रो चौथा कॉलम, ऐसे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पढ़ लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग सारे नंबर निकाल लिए, एलिमेंट्स मैंने निकाल लिए मैट्रिक्स के, और ये मैट्रिक्स मेरी फॉर्म हो गई, ठीक है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ना है मुझे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मुझे टाइप्स पढ़ना है, क्या मैट्रिक्स कौन कौन सी मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है। पहले वाला क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। पहली मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती हैं, रो मैट्रिक्स मतलब कि जैसे कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे मैंने बॉक्स बना दिया, उसके अंदर मैंने एलिमेंट रख दिए, मतलब सिंगल रो हो, जिसमें क्या हो, सिंगल रो हो, वो क्या होंगी, रो मैट्रिक्स होंगी। क्या होंगी, रो मैट्रिक्स। ध्यान देना, जिसमें सिंगल रो हो मतलब पहली खाली रो हो, जिसको R1 बोलते हैं, खाली सिंगल हो, वो हमारी क्या होंगी, रो मैट्रिक्स होंगी। समझ गए। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती हैं, कॉलम मैट्रिक्स जैसे कि रो मैट्रिक्स होती हैं, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स होती हैं। मतलब जैसे कि 6 6 7 ये लिखा हुआ है, जिसमें सिंगल रो थी उसमें सिंगल कॉलम है। मतलब क्या, जैसे बता रहे थे ना कॉलम 1, तो
सिंगल कॉलम मतलब कॉलम मैट्रिक्स, सिंगल रो मतलब रो मैट्रिक्स। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अगर रो मैट्रिक्स आ रही है तो रो मैट्रिक्स हमें क्या बताएंगे कि उसमें सिंगल रो होगी, और कॉलम मैट्रिक्स क्या बताएंगे, इसमें सिंगल कॉलम होंगे। क्लियर हो गया? अब आते हैं इसके बाद वाली मैट्रिक्स में, क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भाई वो होती है, जैसे पहले पढ़ लो क्या होती है। अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब समझ लो कि जो m है मेरा क्या है, जो m है और जो n है, मतलब m क्या है, नंबर ऑफ रोज है, ठीक, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है आपस में तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। एग्जांपल से समझते हैं, देखो पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, ठीक है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। बेटा कॉलम 2 है और रो कितनी है, 3 है, तो 3 रो और 2 कॉलम। मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर क्या बनाएगा उसका? 3x2 का ऑर्डर बनाएगा। m और n सेम तो नहीं है, m 3 है और n 2 है, ठीक है ना। तो वही बता रहा है कि नंबर ऑफ रोज, तो बेटा यहाँ पे क्या था, 3x2 का ऑर्डर बन रहा था, तो मतलब क्या था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं था, तो वो क्या हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी कि m और n आपस में इक्वल नहीं होता है, तो स्क्वायर में क्या होता है, m इक्वल टू n होता है। मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। अगर 3x3 वाला प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे ये बन रहा है, तो वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या थी, इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं थे, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वही हो गई। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी, इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। समझ गए? रोज और कॉलम में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है, बता चुके हैं, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर भी हो गया तुम्हारा। स्क्वायर में समझ गए सब लोग क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो मतलब कैसे कि अगर 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 2x2 की बन रही है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 4x4 की बन रही है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 5x5 की बन रही है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये चलता रहेगा नंबर, लेकिन दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ठीक। कोई भी नंबर हो लेकिन दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्लियर? रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों लोग बता दो पहले। रो मैट्रिक्स पढ़ के आए थे। रोज मैट्रिक्स क्या थी कि जिसके सिंगल रो हो वो रो मैट्रिक्स हो गई। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिनमें सिंगल कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम नहीं होते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। 4 बता चुके हैं, चारों क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे पार्ट में चलते हैं। इसके बाद क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है सर, आओ बताएं। ये तुम्हें एग्जाम्पल दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये जो होता है 1 बीच के एलिमेंट जो होते हैं ना, वो उसको बोलता है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल होता है, समझ रहे हो। 1 8 5 ये जो है
ये डायगोनल है, मतलब एक सीधी लाइन खींच दी गई 20 से, कोई भी लाइन सीधी 20 से खींच दी गई तो वो उसका डायगोनल हो गया। अब अपर ट्रायंगुलर क्या बोलता है कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट अगर जीरो है सब, जैसे कि 0 0 0, मतलब डायगोनल के नीचे वाले अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। समझ गए? देखो यहाँ लिखा भी है, पढ़ लो। मेक अ डायगोनल ऑफ द गिवन मैट्रिक्स टू comment the upper triangular matrix. You have an upper triangular matrix if all the entries below the diagonal are zero. मतलब डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक, अब इसके बाद क्या चलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे कि हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी थी वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल नीचे चला गया है, उनको मैं लिख देता हूं। जैसे बॉक्स बना, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, एक मिनट, ठीक है, एक बार फिर से बनाते हैं, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा। ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। पहला एलिमेंट 1 2 3 0 4 5 0 0 7, ये जो डायगोनल है, ठीक है, इस डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं, इस डायगोनल के सारे एलिमेंट मतलब जितने ऊपर एलिमेंट है वो अगर जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। बच्चों समझ में आया? जो देखो अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जैसे कि हमारे डायगोनल के सारे एलिमेंट जो नीचे के जीरो होते हैं वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट अगर सारे जीरो हैं तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, लोअर ट्रायंगुलर होगी। ऐसे समझ सकते हो, अगर लोअर बोला जा रहा है, लोअर ट्रायंगुलर बोला जाता है तो ऊपर वाले सारे जीरो कर देने हैं, अपर बोला जा रहा है तो सारे नीचे वाले एलिमेंट जीरो कर देने हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद आया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स भाई जो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर पढ़ा था ना, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि ये कि हमारे डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए। हमारे डायगोनल में देखो, हमारे डायगोनल में 2 3 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक, बाकी सब जीरो हैं। ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर है, ये मेरा अपर ट्रायंगुलर है। ठीक, अब लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाले जीरो होते हैं, अपर में नीचे वाले जीरो होते हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर ये हो गया, लोअर ट्रायंगुलर हो गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो, खाली डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया? अब इसके बाद चलेंगे, हमारा होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स बेटा वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स से क्या मतलब, जैसे कि अभी हम लोग देखते आ रहे थे, कोई 1 था, कोई 7 था, कोई 8 था, कोई 9 था, ऐसे था एलिमेंट। तो स्केलर में ऐसा नहीं होगा। अगर पहला एलिमेंट 2 है तो सारे एलिमेंट डायगोनल वाले 2 ही होंगे, तब वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। समझ में आया? इतना बड़ा लिखा हुआ है, उसको मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझ जाओ कि डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। डायगोनल के, जैसे कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल है,
ये जो डायगोनल है इसके सारे एलिमेंट अगर सेम है, 2 2 2 कोई भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन वो सेम ही होना चाहिए। अगर 6 है तो 6 6 6 हो, 7 हो तो 7 7 7 हो, कोई भी एलिमेंट हो तो लेकिन सेम हो, बाकी तो सब जीरो ही होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। स्केलर वाले में खासकर याद रखना कि सारे एलिमेंट जीरो होंगे और डायगोनल वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब अगर 1 हो रहा है तो 1 ही 1 होगा, 2 हो रहा है तो 2 ही 2 होगा। नहीं, 1 को मत लेना, 1 अगर हम लेंगे तो दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी, वो आगे बताएंगे। अगर 2 2 है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक, क्लियर। अब 1 1 वाली मैट्रिक्स मैं बता रहा हूँ कौन सी होती है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी है ये और यूनिट भी बोल सकते हैं, दो नाम होते हैं इसके। ठीक है, मतलब कि इसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 होने चाहिए, मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा, बाकी सब जीरो होंगे, डायगोनल में 1 1 1 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? हमने अभी तक कौन कौन सी मैट्रिक्सेस पढ़ी हैं? सबसे पहले मैंने पढ़ी है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती हैं? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनमें सिंगल नंबर ऑफ रोज होती हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती हैं? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनमें सिंगल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अपर ट्रायंगुलर मतलब जिसके डायगोनल के सारे नीचे वाले एलिमेंट जीरो है, वो अपर ट्रायंगुलर है। उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिनके डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट अगर सारे जीरो हैं तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं कि डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए चाहे कुछ भी हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में एलिमेंट सेम हो, जैसे अगर 2 ले रहे हैं तो 2 ही 2 होने चाहिए, 3 ले रहे हैं तो 3 3 होने चाहिए। उसके बाद आती है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। उसके डायगोनल में 1 1 1 अगर है तो वो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गई सबको? ठीक है कि क्या होती हैं। अब इसके बाद एक चीज और है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती हैं? जीरो मैट्रिक्स इसको और एक और बोलते हैं, इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं। इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं। नल मैट्रिक्स मतलब और जीरो मैट्रिक्स मतलब इसके मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं है, सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो वो क्या होंगी? हमारी जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके बाद है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? क्या है बेटा? m इंटू एन इधर है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, m इंटू एन, m इंटू एन। दो मैट्रिक्स देखो, आप पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इसमें a एलिमेंट और b एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? a i j और b i j आर इक्वल इफ m द नंबर ऑफ रोज, जो a में नंबर ऑफ रोज है और जो b में नंबर ऑफ रोज है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। और दूसरा क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है a में और नंबर ऑफ b में जो कॉलम्स है वो अगर सेम है तो दो मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, वही पढ़ना है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है और देख लेते हैं एक बार, एग्जाम्पल से समझते हैं। कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये है, ये मेरा A। हाँ बेटा, एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर नामकरण करते हैं, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर नामकरण कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो अल्फाबेट लेते हैं ना, वो हमेशा कैपिटल लेते हैं, कोई स्मॉल नहीं लेना। स्मॉल अगर लोगे तो गलत हो जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का नामकरण कर रहे हो
तो उसका जो वो ले रहे हो, नाम ले रहे हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर में रखना, स्मॉल को नहीं रखेगा, ठीक है। अब एक मैंने ए ये बना लिया और बी मैंने बना लिया 2 3 5 6 7 8 9, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक हो गया। अब ए में देखो कितनी 2 रो है, यहाँ पे क्या बोल रहा था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देखो 2 रो हो गई, यहाँ पे 2 रो हो गई, यहाँ भी 2 रो हो गई, ठीक। यहाँ पे 3 कॉलम हो गए, यहाँ भी 3 कॉलम हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए आई जे इजकल टू बी आई जे। हम ये कह सकते हैं ना कि ए आई जे इक्वल है बी आई जे के। आई जे क्या है, आई हमेशा रो होता है, जो आई है, ठीक है, वो क्या है, रो है, और जे क्या है, कॉलम है। इस पर ध्यान रखना, आई क्या है, रो है, और जे हमारा कॉलम है। कि वो हमें आई क्या बताता है, पहला रो बताता है, और जे मुझे क्या बताता है, कॉलम बताता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बच्चों सबको क्लियर हो गई। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जब पहली